हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी शुरू करते हैं। पॉलिटी में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है। आर्टिकल 13 हम लोग पढ़ रहे थे। न्यायिक समीक्षा आपने जान लिया है कि क्या होता है, और केशवानंद भारती के जजमेंट ने क्या चीजें बदल दी ये भी आपको समझ में आ गया है कि भाई मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं। केशवानंद भारती जजमेंट तक आते आते ये तय हुआ कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता मूल अधिकार या फिर संविधान में जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के मूलभूत ढांचे के अगेंस्ट हो। यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए। आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर पता है, अमृत उपाध्याय 007 मेरा टेलीग्राम पर पता है। आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम पर मुझसे जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों की मदद करें। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता तो उनको शेयर कर दिया कीजिए स्पेलिंग के साथ AMRITUPADHYAY 007। इसी चैनल पर सारी PDFs मिलती हैं। नागरिकता तक के PDFs आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए हैं। आइए देखते हैं अब आधारभूत ढांचे को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, 24 अप्रैल 1973 को जो जजमेंट आया, केशवानंद भारती मामले का जजमेंट का डे है 24 अप्रैल 1973। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान में किसी भी तरीके का जो संशोधन होगा, ठीक है, के बाद कोई भी संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के दायरे में है, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी कि क्या वो संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद के संशोधनों के लिए है। इसका मतलब यह है कि इस निर्णय का जो प्रभाव है वो भविष्यलक्षी है, ना कि भूतलक्षी। भूतलक्षी और भविष्यलक्षी में क्या अंतर है? जब हम कहते हैं कि अगर किसी निर्णय का प्रभाव भूतलक्षी है, इसका मतलब उसके पहले भी जो जो संशोधन हुए हैं उन पर भी बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लागू होगा। ठीक है, मान लीजिए 24 अप्रैल 1973 को जब जजमेंट आया केशवानंद भारती का, और 1960 में कोई मामला चल रहा था, ठीक है, 60 में कोई संविधान में संशोधन किया गया, तो उसको भी रिव्यू किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर के ढांचे के हिसाब से संशोधन हुआ है या नहीं। लेकिन इसका परिणाम भविष्यलक्षी है। इसका मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने संशोधन हुए हैं वो सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन के दायरे में हैं। उनकी न्यायिक समीक्षा इस हिसाब से की जाएगी कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं है। तो वर्तमान स्थिति यही है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के सभी संशोधन आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। अब सवाल है कि मान लीजिए कल को इस फैसले को चेंज करना है, तो कैसे चेंज होगा? बहुत सीधा सा आपको मैंने बताया था कि जिस भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट चेंज करती है उसमें एक ही चीज है कि 13 जजों से लार्जर बेंच बैठे, इससे बड़ी बेंच बैठे, और इस फैसले को अगर बदल दे तो फिर ये डॉक्ट्रिन बदल जाएगा, ये फैसला बदल जाएगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। तो 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बेंच है। 5 जजों की जब बेंच बैठती है किसी भी संवैधानिक जो मामले हैं, ठीक है, संविधान से रिलेटेड जो भी प्रश्न उठते हैं उस पर संवैधानिक पीठ बैठती है, और वो संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज तो बैठते ही बैठते हैं। लार्जर कितना भी हो सकता है, कम से कम 5 जजों की बेंच बैठती है संवैधानिक पीठ में, 5 जजों की बेंच। और यहां बेंच बैठी हुई है 13 जजों की, तो 13 से ज्यादा जब बड़ी बेंच बैठेगी तब जाकर उस फैसले का प्रभाव पलटा जा सकता है, और इस फैसले का प्रभाव भविष्यलक्षी है। आधारभूत ढांचे की कुछ आलोचनाएं भी हैं। क्या आलोचना की जाती है? पहली बात तो यह की जाती है कि भाई आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्या यह मंशा संविधान सभा की भी थी? क्या संविधान सभा भी चाहती थी कि ऐसा कोई ढांचा, मतलब फंडामेंटल लॉ, संविधान क्या है? वो भी तो मूलभूत कानून है, ठीक है, बॉडी ऑफ लॉज है, फंडामेंटल लॉ है। उस फंडामेंटल लॉ के भीतर भी क्या कोई ऐसा फंडामेंटल ढांचा बनाना चाहती थी संविधान सभा? अगर बनाना चाहते तो मेंशन क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ये जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया, इसका मतलब एक मूलभूत कानून के भीतर एक मूलभूत ढांचा,
तो क्या संविधान सभा भी ये करना चाहती थी? संविधान सभा की अगर यही मंशा रहती तो जब संविधान बन रहा था तो उसमें लिख देने में हर्ज क्या था? लिख दिया होता संविधान सभा ने। जाहिर तौर पर संविधान सभा की मंशा यह नहीं थी कि इस मूलभूत कानून के भीतर भी एक मूलभूत ढांचा बना दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो आलोचना करने वाले पहले बात तो यही कहते थे कि संविधान सभा का ऐसा विश्वास नहीं था कि एक मूलभूत कानून के भीतर भी मूलभूत कानून को स्पष्ट किया जाए। तो सवाल है कि इस निर्णय का संवैधानिक आधार क्या है? जब संविधान सभा की मंशा यह थी नहीं, अदरवाइज तो वो संविधान में लिखा हुआ होता कि मूलभूत कानून के भीतर भी एक मूलभूत कानून बनाए। तो फिर इस फैसले का संवैधानिक आधार क्या है? किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है? आधारभूत ढांचे की आलोचना में यह तर्क दिया जाता है और पिछले 1 साल में यह काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। उसकी वजह है कि धनखड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था इस फैसले के अगेंस्ट, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। तो उसके बाद काफी बवाल हुआ, काफी ज्यादा आर्टिकल्स निकले। तो पहली आलोचना तो यही की जाती है। दूसरी आलोचना, सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहता है कि भैया संविधानवाद में हमने क्या पढ़ा कि आपके पास, सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं हो सकती, सीमित शक्तियां होनी चाहिए। सरकार को लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए ना, सरकार को सीमित करना है। क्यों करना है? कल को मनमाने पर ना उतारू हो जाए सरकार, प्रचंड बहुमत के साथ आए और संविधान ही पुनर्लेखन करना शुरू कर दे और कहे कि संविधान ही बदलना है पूरा का पूरा। हल्ला हो जाता है ना भाई, आजकल रूमर्स भी हो जाते हैं। 400 पार पर संविधान चेंज करने का रूमर हो गया, ठीक है। तो संविधान का पुनर्लेखन सरकार नहीं कर सकती, वो भी बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। असीमित शक्तियां नहीं है संविधान को चेंज करने की संसद के पास। लेकिन सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो नहीं है कि वो पुनर्लेखन करे, सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई संसद या सरकार संविधान का पुनर्लेखन नहीं कर सकते, तो सवाल यह उठता है कि हर बार जब जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, कानून को पास कराने का तरीका क्या है? संविधान संशोधन कानून को पास कराने का क्या तरीका है, या किसी भी कानून को पास कराने का क्या तरीका है? एक हाउस में गया, दूसरे हाउस में गया, दोनों जगह से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद एक्ट बन गया। यही तो प्रोसेस है। दोनों में से कोई भी ले लीजिए, लोकसभा की जगह राज्यसभा में शुरू हुआ, फिर लोकसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया और फिर एक्ट बन गया। ठीक, ये एक्ट पास हुआ है संसद से। अब जब एक्ट पास हुआ तो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आया, ठीक है। अब न्यायिक समीक्षा एक ऐसा टूल है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो संविधान संशोधन अधिनियम पास किए हो या फिर कोई भी अधिनियम पास किए हो, ये संवैधानिक नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। क्योंकि वो तो समय समय पर बता रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ये खत्म हो गया, अवैध घोषित हो गया। न्यायिक समीक्षा है, कोई डाउट नहीं है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति निकलती है। लेकिन यहां आलोचना पढ़ रहे हैं, आलोचक ये कहते हैं कि क्या संविधान का पुनर्लेखन जैसा नहीं हो रहा है? एक थर्ड हाउस की तरह नहीं बिहेव कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। एक हाउस से निकला, दूसरे हाउस से निकला, प्रेसिडेंट के पास गया, अनुमति हुई, यही तो प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद एक और हाउस बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, जो अनुमति देगा तब जाकर कानून अल्टीमेटली लागू होगा, अदरवाइज वो रोक देगा और बोलेगा कि भैया इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर का मामला ये भी फंसा हुआ है। तो इस आधार पर भी आलोचना होती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पुनर्लेखन नहीं कर रहा? संशोधन करने के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा के बाद सुप्रीम कोर्ट पर क्यों निर्भरता होनी चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर? एक बार में तो डिफाइन नहीं है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है। ठीक, तो यह भी आधारभूत ढांचे की आलोचना है। तीसरी आलोचना अगर हम कहें तो बहुमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये, अगर आता है। क्यों कह रहे हैं हम बहुमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? लोकसभा में कौन लोग चुनकर आए हैं? जनता के प्रतिनिधि, ठीक, जनता के प्रतिनिधि ही चुनकर आए हैं। चुनाव हुआ है, चुनकर लोग आए हुए हैं, ठीक। अब जो जनता के प्रतिनिधि चुनाव करके आए हुए हैं, चुनकर आए हुए हैं,
वो एक तरीके से बहुमत का फैसला तो यही है ना, इन्होंने ही तो कानून पास कराया, इन्होंने ही उस पर वोटिंग किया, इन्होंने ही उसको पारित कराया। जनता खुद तो बैठती नहीं है, जनता के प्रतिनिधि ही बैठते हैं। और एक कानून पास हो जाता है, इसका मतलब वो बहुमत का फैसला है। यहां भी तो वोटिंग हुई, यहां भी उसके पक्ष और विपक्ष में वोट पड़े। तो जब बहुमत का फैसला आ गया, उसके अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया वैलिड नहीं है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति होने के बावजूद इस आधार पर आलोचना होती है कि ये निर्णय इस बहाने से, डॉक्ट्रिन के बहाने से बहुमत के फैसले के खिलाफ निर्णय की छूट हो गई है सुप्रीम कोर्ट को। फिर एक आलोचना होती है कि चलिए 13 जजेस बैठे थे मान लीजिए, तो 13 जजेस में क्या यह फैसला 12 जजेस समर्थन में थे बेसिक स्ट्रक्चर के? तो 12:1 से अगर यह फैसला आता तो बात समझ में आता है कि भाई 12 जज इस फैसले के पक्ष में थे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन ले आए। चलिए ठीक है, 12 नहीं सही, क्या 10 और 3 के फेवर में थे, रेशियो में थे? ये भी नहीं। कितने के रेशियो से यह फैसला हुआ था? 7:6। 7 पक्ष में थे बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के, 6 विपक्ष में भी थे। सोचिए अगर इसका उल्टा हो गया रहता तो 7 विपक्ष में रहते और 6 पक्ष में होते तो क्या होता? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आता ही नहीं। आज इस ऐतिहासिक निर्णय का हम कोई यूज नहीं कर पा रहे होते अगर यह निर्णय बस एक जज के इधर उधर राय होने से खत्म हो जाता। ठीक, 7:6 इतने संकीर्ण अंतर से यह फैसला है, लेकिन इसने पूरी व्यवस्था बदल कर रख दी। उसके बाद एक और आरोप है कि जज जो फैसला ले रहे हैं इसमें सब्जेक्टिविटी भी, व्यक्तिनिष्ठता होती। संकीर्ण मतांतर से जब फैसला है, व्यक्तिनिष्ठता का मतलब क्या है भाई? एक मामले में मान लीजिए किसी जज ने एक व्यक्ति की सुनवाई की, एक ही, और उसको 10 साल की सजा दे दी। ठीक, हो सकता है उसी मामले में दूसरा जज जब सुनवाई कर रहा हो तो उसको 5 साल की सजा दे। ठीक, कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं। जज सुनवाई के दौरान अपने अपने राय के हिसाब से फैसले देते हैं, इसीलिए तो यह मतांतर है। 7 लोग बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में हैं, 6 लोग अगेंस्ट में हैं। अगर कोई फॉर्मूला रहता तो 13 लोग बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में रहते या अगेंस्ट में रहते। फॉर्मूला तो है नहीं, इसका मतलब सब्जेक्टिविटी। ठीक, हर व्यक्ति के हिसाब से वो क्या सोचता है, उसकी राय क्या है, उसके हिसाब से ये डिसीजन है। तो ऐसे कंडीशन में आरोप लगता है कि भाई 13 जजों की बेंच ने 7-6 से ही तो निर्णय दिया है, इतना संकीर्ण मतांतर है बेसिक स्ट्रक्चर का, लेकिन इसने इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है, तो क्या ये ठीक है? और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होगा ये कौन तय करेगा फाइनली? ये सब्जेक्टिव मामला है, ये जजों के द्वारा तय होता है और अलग अलग जज अलग अलग आधार पर सोच सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ आधार पर तो ये है नहीं, बल्कि सब्जेक्टिव मामला है। सब्जेक्टिविटी के आधार पर फैसले होते हैं कि आधारभूत ढांचे में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इन आधारों पर बेसिक स्ट्रक्चर की आलोचना होती है, लेकिन सिर्फ आलोचना ही होती है या पक्ष में भी बातें होती हैं? पक्ष में भी बातें होती हैं। क्या पक्ष में बात होती है? संविधानवाद में हमने क्या पढ़ा था? संविधानवाद में हमने पढ़ा था कि सीमित सरकार होनी चाहिए, यानी सरकार मनमाने पर नहीं उतारू होनी चाहिए, और मनमाने पर नहीं उतारू होने के लिए कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को सीमित करना होता है। तो संविधानवाद के हिसाब से अगर इस फैसले को देखेंगे तो कल को किसी भी बहुमत में कोई भी आ जाए, लेकिन अदालत के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और साथ में संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है। कल को कोई सरकार अगर चाहे कि धर्मनिरपेक्षता को हम संविधान के भाव से हटा दें, भीतर से हटा दें,
कल को अगर हम समझे कि हमारी कोई प्रचंड बहुमत वाली सरकार चाहे कि हम संसदीय परंपरा को ही हटा दें बल्कि अध्यक्षीय प्रणाली को ले लें, नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है संसदीय प्रणाली। ठीक है, इस तरह से संविधान की सर्वोच्चता है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, कल को उसको कोई नहीं हटा सकता। तो इस तरह से संविधानवाद के हिसाब से अगर सोचें तो फिर संसद की शक्ति पर सीमा लगानी होती है। संसद कुछ भी नहीं कर सकती, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, मनमाने तरीके से नहीं आ सकती। बहुमत का मतलब यह नहीं कि संविधान ही बदल दो, बहुमत का मतलब यह नहीं है कि चलिए धर्मनिरपेक्षता रहेगा नहीं, बहुमत का मतलब यह नहीं है कि कल को कोई सरकार आ कहे कि भाई मूल अधिकार चाहिए ही नहीं, मूल अधिकार की जरूरत क्या है, कोई अधिकार नहीं देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखना हो तो ट्रंप साहब को देख लीजिए, एक से एक फैसले आ रहे हैं। वैसे ही कोई आ गया अगर तो फैसले भी वैसे आ जाएंगे। तो संविधानवाद के अनुसार संसद की शक्ति पर सीमाएं आरोपित करने के लिहाज से इस सिद्धांत के पक्ष में लोग कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है, एटलीस्ट ये है कि कोई मनमाना नहीं कर सकता। अगर कोई मनमाने कानून बनाने पर उतारू हो जाए या संविधान में संशोधन करने पर उतारू हो जाए वैसा, तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत कारगर है। दूसरी बात यह है कि भाई हम कह रहे हैं प्रतिनिधि बैठे हुए हैं लोकसभा में और संसद में। संसद में जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जनता के, ये हैं कौन? फाइनली नेता हैं। और ये नेता क्या करते हैं? पॉपुलर डिमांड के बेस पर निर्णय लेते हैं, पॉपुलर डिमांड से प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जनता के बीच जाना होता है। भाई पॉपुलर डिमांड तो कुछ भी हो सकती है ना। पॉपुलर डिमांड तो यह है कि जो भी रेप का अक्यूज है उसको बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, यही पॉपुलर डिमांड है। तो क्या ऐसा कानून बना दिया जाए कि रेप के अक्यूज को बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाना चाहिए? अभी उस पर निर्णय भी नहीं आया, अदालत ने सुनवाई भी नहीं की है, ट्रायल भी नहीं हुआ है, उसका पक्ष भी नहीं रखा गया है, लेकिन जनता चाहती है कि मार दो। पॉपुलर डिमांड में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, जनता इमोशनल होकर डिमांड रखती है। अगर इस पॉपुलर डिमांड को लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं वो आगे बढ़ने लगे तो सोचिए क्या होगा। तो जनता के बीच में जो नेता जाते हैं उन नेताओं पर तो पॉपुलर डिमांड का असर साफ साफ देखा जाता है। जैसे कि आरक्षण, ठीक इलेक्शन के पहले एक से एक आरक्षण के वायदे हो जाते हैं और कई बार तो सरकारें लागू भी कर देती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट डांट डपट के भगा देता है कि नहीं करना। तो पॉपुलर डिमांड के बेस पर संशोधन का खतरा भी है कि संविधान में ही ऐसा संशोधन कराया गया जो कि जनता चाहती है बहुतायत में। उससे बचाने के लिए फिर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, क्योंकि नेता तो भाई वो फायदा उठाना ही चाहेंगे ना, अपनी जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाने के लिए कहेंगे कि चलिए ठीक है आप लोग की डिमांड है तो ये भी रख लेते हैं, संशोधन ही करा देते हैं, ऐसा ना हो। दूसरा, संसद पुनर्लेखन नहीं कर सकती, सिर्फ संशोधन कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिद्धांत के पक्ष में यह भी बात आती है कि भाई संसद पुनर्लेखन नहीं कर सकती, संसद के पास असीमित शक्तियां नहीं है संविधान को बदलने की, सीमित शक्तियां हैं। संशोधन करिए, लेकिन ऐसा संशोधन मत कीजिए कि पूरा का पूरा संविधान पलट जाए। ठीक है, और एक पॉइंट यह आता है बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में कि क्या आज तक न्यायालय ने कभी भी किसी ऐसी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिया जो नहीं बताना चाहिए था? न्यायालय ने बहुत ही जिम्मेदार रवैया अपनाते हुए संविधान के लक्ष्यों में शामिल चीजों को ही बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। उन चीजों को जो संविधान सभा की मंशा थी, जो संविधान बनाने वाले लोगों का इंटेंट था, इरादा था, उसी के हिसाब से फैसला लेते हुए कहा है कि नहीं, ये चीजें हमारे संविधान में मूलभूत हैं, उसकी आत्मा में है, इनको नहीं हटाया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ दिया गया है जाकर 76 में, लेकिन क्या धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में पहले से शामिल नहीं था? धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के वेरी फर्स्ट डे से दर्शन में था।
समाजवादी रवैया हमारे संविधान के, समाजवाद जोड़ा गया बाद में, लेकिन वो हमारे संविधान में शुरू से ही रिफ्लेक्ट होता है। अखंडता जोड़ दिया बाद में, लेकिन क्या अखंडता का भाव संविधान सभा के मन में नहीं था या संविधान में शुरू से नहीं था? बिल्कुल था। उन दर्शनों को जो संविधान सभा ने सोचा था, उस इरादे को, उस इंटेंट को देखते हुए ही बेसिक स्ट्रक्चर के अनाउंसमेंट्स हुए। संसदीय परंपरा हो जाए, धर्मनिरपेक्षता हो जाए, ठीक है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। न्यायिक समीक्षा, सरकारें तो चाहती हैं कि न्यायालय समीक्षा ना कर पाए, इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने लिखवा दिया था ना 13(4) में कि भाई इस एक्ट की कोई भी बात 368 पे लागू नहीं होती। इसका मतलब 368 के जरिए हम मूल अधिकारों में जहां चाहे वहां संशोधन कर सकते हैं। ठीक, अगर इस पर बेसिक स्ट्रक्चर का चेक नहीं लग गया होता तो सोचिए, मूल अधिकार आपके कोई भी छिन जाए, कल को कोई सरकार आए बोले कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, केवल कोई मौलिक अधिकार इसका नहीं है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, आर्टिकल 32 का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, या कल को कोई सरकार आए मूल अधिकार ही साफ कर दे। तो इसलिए न्यायालय ने बड़ी जिम्मेदारी से चीजों को तय किया है, और यह इतना पॉपुलर हुआ है कि बाकी कंट्रीज ने भी इसको अपने यहां अपनाया है। ठीक है, कुछ कंट्रीज ने, कारगर है तभी तो अपनाया है, तो इसके पक्ष में ये बातें की जाती हैं। अब हमें 3 चीजें देखनी है इस अनुच्छेद 13 से जुड़ी हुई जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को देखना है, तब जाकर अनुच्छेद 13 की पूरी बात खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 13 से जुड़े हुए जो 3 सिद्धांत हैं, उसमें पहला है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। जो कि बेसिकली 13(1) से रिलेटेड है, संविधान पूर्व विधियों से रिलेटेड है। और तीसरा सिद्धांत है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, तो आइए देखते हैं पहला क्या है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता के सिद्धांत में जो मूल सवाल है वो क्या है? भाई हम कह रहे हैं कोई कानून है, ठीक, जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों से असंगत होगी, अगर कोई कानून, कोई विधि 13(2) में हमने क्या पढ़ा कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, और अगर करती है तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अब सवाल है कि मान लीजिए ये एक कानून है और ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है इस मात्रा तक, इस मात्रा तक उल्लंघन करती है। संविधान यही तो कह रहा है कि जिस मात्रा तक उल्लंघन करती है उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आया कि भाई शून्य हो जाएगा, ये पृथक कैसे करेंगे इस हिस्से को? ये हिस्सा केवल शून्य होगा या पूरा का पूरा कानून शून्य होगा? तो सवाल ये है इसमें पृथक्करणीयता का कि इस हिस्से को पृथक करेंगे, हिस्से को पृथक कर लें, या पूरा कानून ही शून्य हो जाएगा। इसको पिछली बार भी मैंने एक उदाहरण से समझाया था और मोगेम्बो ने उसमें बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, तो मोगेम्बो वाले उदाहरण को फिर से देख लेते हैं क्या था। देखिए, मोगेम्बो एक बार गया डॉक्टर के पास। मोगेम्बो साहब कहां गए? डॉक्टर के पास। डॉक्टर से कहा कि पेट में बहुत दर्द है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि पेट में दर्द है। ठीक, ये मोगेम्बो थोड़ा मोटा हो गया है, लेकिन मान लीजिए यही मोगेम्बो है। इसकी जांच की गई और जांच में डॉक्टर ने पाया कि यहां पर एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है। तो मोगेम्बो ने कहा डॉक्टर से कि भाई बहुत दर्द हो रहा है, जान चली जाएगी, बचा लो प्लीज।
डॉक्टर ने कहा कि चिंता मत करो, 1 घंटे में तुम्हारा ठीक कर देंगे, सब कुछ दर्द वर्द गायब हो जाएगा, एक छोटी सर्जरी करनी पड़ेगी, अपेंडिक्स फटने वाला है, अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा काट कर। अब मोगेम्बो बड़ा परेशान हो गया कि कुछ काट कर निकालने वाले हो यार, फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं होता यार, अपेंडिक्स का कोई यूज़ नहीं है तुम्हारे शरीर में, उसको निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रह जाएगा तो फट जाएगा, और फट जाएगा तो मर जाओगे। अब मोगेम्बो थोड़ा सा निश्चिंत हुआ, उसने कहा कि कितना देर लगेगा, उसको ले गया गया ओटी में, 2 घंटे में ऑपरेशन कर दिया गया, इस अपेंडिक्स वाले पार्ट को काट कर निकाल दिया गया। और जब काट कर निकाल दिया तो मोगेम्बो भला चंगा हो गया, घूमने फिरने लगा अगले दिन से। छोटा सा ऑपरेशन था, 2 दिन में ही घूमने लगा। 1 महीने बाद मोगेम्बो के पेट में फिर से दर्द हुआ। 1 महीने के बाद अब क्या करे भाई, फिर पहुंचा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने फिर चेकअप किया, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सब कुछ टेस्ट कर लिया, हार्ट की प्रॉब्लम सब कुछ देख लिया। और फिर डॉक्टर को जो पता चला कि भाई मोगेम्बो बहुत शराब पीता था और उसका लीवर इतना इन्फेक्ट हो गया था, इन्फेक्शन कहाँ था, लीवर में। तो मोगेम्बो से डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारा तो लीवर बड़ी बुरी हालत में है, अब क्या किया जाए। मोगेम्बो ने कहा कि पिछली बार जो किया था, लीवर काट कर निकाल दीजिए। अब डॉक्टर को बहुत गुस्सा आया कि यार वो अपेंडिक्स था, उसको निकालने से कुछ नहीं होने वाला था तुमको, ये लीवर है, लीवर निकाल देंगे तुम मर जाओगे। एक ही लीवर होता है और बिना लीवर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मोगेम्बो को बात नहीं समझ में आ रही थी कि पिछली बार पेट में दर्द हुआ था तो कहे अपेंडिक्स की दिक्कत हो गई, अपेंडिक्स काट के निकाल दिए, बिल्कुल ठीक हो गया था मैं। इस बार कह रहे हो लीवर की दिक्कत है, लीवर काट के नहीं निकाल रहे हो, क्यों नहीं निकाल रहे हो। डॉक्टर ने समझाया कि पिछली बार अपेंडिक्स निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता था तुम्हारे बॉडी पर, तुम्हारी जिंदगी पर, निकाल दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार अगर लीवर निकाल दिए तो तुम मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। अब इस कहानी को जोड़ लीजिए पृथक्करणीयता के सिद्धांत से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर यह हिस्सा जो असंगत है, मूल अधिकारों से असंगत हिस्सा जो है, मूल अधिकारों से असंगत है, अगर इसको काट कर अलग करने से, इसको शून्य कर देने से इस बाकी के एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अगर ठीक है, अगर इसको हटाने से बाकी कानून पर, यानी कानून के जो बचे हुए हिस्से हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब तो भाई यही हटाओ, तब इतना ही हिस्सा हटेगा, इतना हिस्सा ही पृथक होगा या शून्य होगा, बाकी हिस्सा अपना काम करते रहेगा, क्योंकि इसी मात्रा तक मूल अधिकारों से असंगत था और उस मात्रा तक ही शून्य घोषित करना था। लेकिन हां, उस मात्रा तक शून्य घोषित करने से बाकी जो एक्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, यही वाला हिस्सा टकरा रहा था, इस हिस्से को काट के निकाल दो। अपेंडिक्स है तो काट के निकाल दो, कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर लीवर है, यानी अगर इस हिस्से को काटने से, अगर इस हिस्से को निकालने से, अगर इस हिस्से को शून्य करने से इस कानून का मकसद ही खत्म हो जाए, कानून का उद्देश्य ही खत्म हो जाए, तो पूरा का पूरा कानून ही निरस्त होगा, पूरा कानून निरस्त होगा। इस बात को ध्यान से समझिए, पृथक्करणीयता के सिद्धांत में क्या चीजें हैं।
एक कानून है जिसके एक हिस्सा मूल अधिकारों से असंगत है, अगर यह हिस्सा हटा दिया जाए, पृथक कर लिया जाए, शून्य घोषित कर लिया जाए, इस कानून पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कानून के बाकी हिस्से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो लागू रहेंगे, इंप्लीमेंटेड रहेंगे, तब तो इस हिस्से को ही उस कानून से बाहर कर लो जो मूल अधिकार से असंगत है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। शर्त क्या है? इस कानून को जिस मकसद से बनाया गया था, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उस उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हर कानून किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया गया है। अब जिस उद्देश्य से भी इस कानून को बनाया गया है, अगर उसका एक हिस्सा मूल अधिकारों से असंगत है और उस हिस्से को निकाल लेने से, शून्य कर देने से इस पूरे कानून पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, यानी उसका उद्देश्य प्रभावित नहीं हो रहा, तब तो इस हिस्से को निकाल दो, इस हिस्से को सिर्फ शून्य कर दो। लेकिन कोई कानून ऐसा है जिसका यह हिस्सा निकालने से पूरे कानून का मकसद ही खत्म हो जाता है, जिस मकसद से बनाया गया था वही खत्म हो जाता है। अगर इस पोर्शन को शून्य घोषित कर दिया गया, तब तो भाई पूरा का पूरा कानून ही निरस्त होगा, और यही पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। ठीक है, तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत का सवाल यह था, और जवाब क्या है? जवाब है कि यदि उस हिस्से को निकालने से, शून्य करने से, उस हिस्से को जो मूल अधिकारों से असंगत है, शून्य करने से कानून के उद्देश्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, या बाकी हिस्सों पर, उद्देश्य पर प्रभाव नहीं पड़ता मतलब बाकी हिस्सों पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर नहीं पड़ता, तो सिर्फ वो हिस्सा, ठीक है, शून्य हो जाएगा। और अगर पड़ता है, और अगर निकालने से, उस हिस्से को शून्य करने से कानून का उद्देश्य खत्म हो रहा हो, तो पूरा कानून ही निरस्त हो जाएगा, पूरा कानून निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मेरी हैंडराइटिंग ऐसी ही है, तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड पर लिखने में तो ऐसे ही है, कॉपी पर ठीक है। ठीक है, तो ये है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 13 से रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ गई होगी। दूसरा जो सिद्धांत मैं कह रहा था, दूसरा सिद्धांत है ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। ग्रहण या आच्छादन के सिद्धांत में क्या चीजें? देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, सूर्य हमें दिखता नहीं, ग्रहण लग जाता है। लेकिन क्या ग्रहण लगने से सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं, सूर्य तो अपनी जगह पर है, पृथ्वी भी अपनी जगह पर है। ग्रहण लग गया इसका मतलब सूर्य खत्म हो गया, ये तो है नहीं कि सूर्य अब कभी उगेगा ही नहीं। ग्रहण या आच्छादन से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता, सूर्य वहीं है। ठीक उसी तरीके से जब हम कानून के संदर्भ में देखेंगे तो मान लीजिए ये कानून है, ठीक है, और ध्यान रखिए ये 13(1) से संबंधित है सिद्धांत।
यानी संविधान के पहले की विधियां, संविधान लागू होने से पहले की विधियां, इनके बारे में। अब संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि थी, फिर संविधान लागू हुआ, फिर मूल अधिकार आ गया इसमें जब संविधान लागू हुआ तो, लेकिन यह विधि तो पहले से है। अब इसका एक हिस्सा जब संविधान लागू हुआ तो मूल अधिकारों से असंगत हो गया है, ठीक है, असंगत हो गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम उदाहरण संपत्ति के अधिकार का ही ले लेते हैं, संपत्ति के अधिकार का ही ले लीजिए। मान लीजिए एक कानून ये बना हुआ था, संविधान पूर्व विधि है, संविधान के पहले से लागू है, हमारे संविधान बनने से पहले ब्रिटिश एरा से ही ये कानून लागू है। संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकार घोषित हो गया, यानी मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी जब आ गया, यह कानून कहता था कि 5 एकड़ से ज्यादा जो भी जमीन रखे, ठीक है, वो अंग्रेज सरकार ले लेगी या सरकार ले लेगी, ठीक। संपत्ति के अधिकार से इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जब संपत्ति के अधिकार से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो इसके मान लीजिए पूरे ही कानून के साथ कॉन्ट्रडिक्शन है, इस पूरे कानून के साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यानी इस पर ग्रहण लग गया। यह कानून अभी भी है सूर्य की तरह, जैसे ग्रहण लगने पर सूर्य एग्जिस्ट करता है, खत्म नहीं हो जाता। फिर 44वें संविधान संशोधन से 1978 में मूल अधिकार से संपत्ति का अधिकार बाहर हो गया, बाहर हो गया। अब यह ग्रहण हट गया, यह कानून फिर से जिंदा हो गया, फिर से जी उठा। बात समझ में आ रही है? संविधान लागू होने के पहले की कोई विधि है, संविधान लागू होने के बाद मूल अधिकारों से उस विधि का, उस कानून का कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, वो असंगत हो गया है, वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने लगा है अब कानून, ठीक। अब वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने लगा है तो जाहिर सी बात है कि इस कानून पर, पूरा कानून ही मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इस कानून पर अब ग्रहण लग गया है, आच्छादित कर दिया है, मूल अधिकारों की वजह से ये आच्छादित हो गया है, ग्रहण लग गया है, लेकिन अभी जिंदा है, एग्जिस्ट करता है, काम नहीं करेगा अब, क्योंकि उस मात्रा तक वो शून्य है, जिस मात्रा तक मूल अधिकारों से असंगत है उस मात्रा तक शून्य है। पूरा ही कानून मान लीजिए कि असंगत है तो पूरे पर ही ग्रहण लग गया है। अब 1978 में यही संपत्ति का अधिकार, जिसकी वजह से इस पर ग्रहण लगा था, संपत्ति के मौलिक अधिकार, वही मूल अधिकार से बाहर हो गया। इसका मतलब अब जिस मूल अधिकार के चलते कॉन्ट्रडिक्शन था और जिसकी वजह से यह ग्रहण लगा हुआ था, अब वो खुद ही मूल अधिकार में नहीं है, वो मूल अधिकार से बाहर हो गया है। जबकि 13(1) क्या कहता है? संविधान पूर्व विधि मूल अधिकारों से असंगत हो तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। तो अब जब रीजन ही नहीं बचा, संपत्ति के अधिकार जिसकी वजह से इस पर ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन यह फिर भी एग्जिस्ट करता है, जैसे ही यह मूल अधिकार का ग्रहण हटेगा इस पर से, यह कानून फिर से जी उठेगा, फिर से इंप्लीमेंटेशन के लायक हो जाएगा, क्योंकि यह अभी भी एग्जिस्ट करता है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ग्रहण लग गया था, हट गया। ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत इसी को कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मान लीजिए यह भी हो सकता है कि एक कानून था, इसका इतना ही हिस्सा मूल अधिकारों की वजह से ग्रहण या आच्छादन का शिकार हुआ है, इतना ही हिस्सा असंगत हो रहा है और बाकी हिस्सा असंगत नहीं है और बाकी हिस्से का मूल अधिकारों से कोई मतलब भी नहीं है।
तो ये बाकी काम करता रहेगा, यहां पर केवल ग्रहण लगा रहेगा। जब मूल अधिकार हटेंगे, जैसे संपत्ति का अधिकार, मान लीजिए एक कानून था, संविधान पूर्व विधि थी, इसका ये वाला हिस्सा जब मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार डाला गया तो आच्छादित हो गया, ग्रहण हो लग गया, लेकिन फिर भी ये हिस्सा भी एग्जिस्ट करता है, काम नहीं करेगा। बाकी का हिस्सा मूल अधिकारों से असंगत था नहीं, कोई मतलब नहीं था इन हिस्सों का मूल अधिकारों से, तो ये हिस्सा अपने आप में काम करते रहेंगे। जब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाला गया तो ये ग्रहण यहां से हट जाएगा और पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेड हो जाएगा, फिर से जी उठेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रहण या फिर आच्छादन का सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि क्या आप स्वेच्छा से, क्या आप अपनी इच्छा से अपने मूल अधिकारों का त्याग कर सकते हैं? मूल अधिकार त्याग सकते हैं। ठीक, क्या आप कहें कि भाई मैं अपना मूल अधिकार त्यागना चाहता हूं और यह भी मेरा मूल अधिकार होना चाहिए? आपको जीवन का अधिकार दिया गया है, आप मरना चाहते हैं, मूल अधिकार त्याग नहीं सकते। ठीक है, इंडिया में नहीं त्याग सकते, अमेरिका में त्याग सकते हैं। अधित्याग का सिद्धांत का मतलब यह है कि क्या इंडिया में आप अपनी इच्छा आपकी है कि मैं मूल अधिकारों को त्यागना चाहता हूं, मैं कहूंगा भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट डाल दूंगा कि मैं अपने मूल अधिकारों की प्रैक्टिस नहीं करूंगा और मेरे लिए कोई मूल अधिकार नहीं है, मैंने मूल अधिकारों को त्याग दिया है। ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता, अधित्याग का सिद्धांत इंडिया में लागू नहीं है। अमेरिका जैसे कंट्रीज में हो सकता है, कोई अपने मूल अधिकार छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, इंडिया में आप छोड़ नहीं सकते। तो ये 3 सिद्धांत हैं जो अनुच्छेद 13 से रिलेटेड थे। न्यायिक समीक्षा हमने पढ़ लिया मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर 1951 में शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह मामला, फिर गोलकनाथ मामला और फाइनली केशवानंद भारती मामले में क्या कुछ हुआ। संशोधनीयता के सवाल का उत्तर हमें मिल गया, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी संशोधन। फिर हमने तीनों ये सिद्धांत पढ़ लिए। कुल मिलाकर आर्टिकल 13 आज आपका खत्म हो गया। अगली क्लास में हम आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण पर बात करेंगे और समझेंगे कि आर्टिकल 14 के मतलब क्या हैं, नागरिकों के लिए हैं या फिर सभी व्यक्तियों के लिए हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में क्या अंतर है। ये सारे पॉइंट्स समझते हुए आर्टिकल 14 को खत्म करेंगे अगली क्लास में। ख्याल रखें अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।